हाँ जी, नमस्कार आप सभी को। आप सभी का स्वागत है अपने इस YouTube चैनल एड्यूरोही पर। मैं आपका अपना विजय भारत आप सभी का स्वागत करता हूं। आप सभी का टॉपिक वाइज MCQ सीरीज में भरपूर अभिनंदन है। इस सीरीज को शुरू करने का हमारा उद्देश्य यही है कि किसी भी एक स्पेसिफिक टॉपिक को उठाया जाए और उससे संबंधित जितने भी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वो सब क्वेश्चन एक ही कक्षा के माध्यम से कवर कर लिए जाएं। इसी सीरीज के अंतर्गत हमने एक क्लास आईपीएल को लेकर कवर की थी। आईपीएल के बारे में हमने सारी बातें कवर कर ली थी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। उसी तरीके से हम आज ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ओलंपिक खेलों की शुरुआत कैसे हुई, ओलंपिक खेलों का इतिहास क्या रहा, ओलंपिक खेलों के जनक कौन माने जाते हैं, ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं, भारत का ओलंपिक खेलों में क्या प्रदर्शन रहा और आने वाले ओलंपिक खेल कहां पर होंगे, आने वाले ओलंपिक खेलों में कौन कौन से खेलों को ऐड किया जाएगा, वो सारी बातें हम कवर करेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के माध्यम से। अगर ओलंपिक खेलों से आपके एग्जाम में कोई क्वेश्चन आता है तो आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा अगर आपने ये कक्षा कवर कर ली होगी तो। हमने एक एक पॉइंट को कवर करना है आज ओलंपिक खेलों के बारे में, शुरू से लेकर वर्तमान तक हम चलेंगे इस कक्षा में। तो स्वागत है आप सभी का आज की इस कक्षा में। शुरुआत करते हैं हम पहले क्वेश्चन से। जल्दी से बताएंगे आप इस क्वेश्चन का आंसर। ओलंपिक खेलों का कौन सा संस्करण 2024 में आयोजित किया गया है? विच एडिशन ऑफ द ओलंपिक गेम्स इज शेड्यूल्ड टू बी हेल्ड इन 2024? अगर आपने यहां पर लिखा होगा 33वां तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कब से कब तक लेकर ये ओलंपिक खेल हुए? तो आप कहेंगे 26 जुलाई 2024 से लेकर 11 अगस्त 2024 तक ये ओलंपिक खेल चले। अब 34वां संस्करण कहां होगा, 35वां संस्करण कहां होगा और 36वां संस्करण कहां होगा, वो सब बातें हम कवर करेंगे। थोड़ा धैर्य रखिएगा। तो बात हो रही है 33वें संस्करण के बारे में। तो आप एक क्वेश्चन सिंपल सा ये बताना, ओलंपिक खेलों के 33वें संस्करण की मेजबानी किस देश ने की? ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो फिर आप ऑप्शन में टिक कर देना फ्रांस। फ्रांस में किस प्रकार से ये आयोजन हुआ? तो जैसे आपको पता है ये कहां पे हुए थे खेल? पेरिस में हुए थे और पेरिस आपको पता है फ्रांस की राजधानी है। यहां पर आप एक चित्र देख पा रहे होंगे, ऐसा विहंगम दृश्य आपने देखा होगा ओलंपिक खेलों के दौरान। ये जो टावर आपको दिखाई दे रहा है इसे हम किस नाम से जानते हैं? इसे हम एफिल टावर के नाम से जानते हैं। बड़ा प्रसिद्ध टावर है ये। कई बार स्टैटिक जीके पॉइंट ऑफ व्यू से ये पूछा जा सकता है एफिल टावर किस देश में स्थित है या फिर किस शहर में स्थित है? तो आपको लिख देना है पेरिस, फ्रांस में। और यहीं पेरिस में ये ओलंपिक खेल संपन्न हुए। 33वां संस्करण ओलंपिक खेलों का यहां पर संपन्न हुआ। कब से कब तक चले? 26 जुलाई से लेकर 11 अगस्त तक चले। ठीक है, चलो जी, यहां पर थोड़ा सा हम पेरिस ओलंपिक खेलों के बारे में जानकारी हासिल करेंगे। ये फोटो उस समय की है जब पेरिस ओलंपिक खेलों का उद्घाटन सत्र शुरू हुआ था। तो आपको पता है चाहे उद्घाटन सत्र की बात हो चाहे समापन समारोह की बात हो, भारतीय दल के ध्वजवाहक होते हैं वहां पर। तो उद्घाटन सत्र में हमारे ध्वजवाहक कौन रहे? तो यहां ये चेहरा आपने देखा होगा, इनका नाम है पीवी सिंधु। ये पीवी सिंधु कौन है? हमारे भारत की बड़ी प्रसिद्ध बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इनके साथ में एक शख्सियत और दिखाई दे रही है आपको, इनका नाम क्या है? शरद कमल इनका नाम है, जो हमारे भारत के एक प्रसिद्ध टेबल टेनिस खिलाड़ी हैं। आप नोट भी करते चलिएगा, कोई भी क्वेश्चन आपका यहां से बाहर नहीं जाएगा।
अब जैसे बात करें दूसरी फोटो के बारे में, ये है जब पेरिस ओलंपिक का समापन सत्र शुरू हुआ था, तो उसमें हमारे भारतीय दल के ध्वजवाहक कौन बने थे। यहां जो आपको दिखाई दे रहे हैं इनका नाम है श्रीजेश, जो हमारे भारतीय हॉकी टीम के बड़े बेहतरीन गोलकीपर रहे हैं और इन्होंने संन्यास भी ले लिया ओलंपिक खेल पेरिस के खेलने के बाद में। बहुत ही अच्छा प्रदर्शन रहा श्रीजेश का, ये आपको मानना होगा। यहां पर जैसे बात करें दूसरा चेहरा किसका है, मनु भाकर का, जो कि हमारे भारत की महिला निशानेबाज खिलाड़ी हैं, मूल रूप से हरियाणा से बिलोंग करती हैं। पेरिस ओलंपिक में इन्होंने 2 मेडल जीते हैं, दोनों के दोनों मेडल कौन से हैं, ब्रॉन्ज मेडल हैं। हिंदी में कहें तो कांस्य पदक इन्होंने जीते हैं 2। आज तक ऐसा कोई भी भारतीय खिलाड़ी ओलंपिक खेलों में नहीं कर पाया जो इन्होंने कर दिया, क्योंकि आज तक एक ही सत्र में 2 मेडल कोई नहीं लेकर आया। पहली शख्सियत हैं ये, एक ही सत्र में 2 मेडल जीतने वाली। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? नहीं भी हुआ है तो चलिए धीरे धीरे सारी बातें आपको कवर होती चली जाएंगी। चलो जी, एक क्वेश्चन आप और बताने का प्रयास करेंगे। पेरिस ओलंपिक के इस सत्र में किस देश के खिलाड़ियों ने सबसे अधिक पदक जीतने का रिकॉर्ड बनाया है? सबसे ज्यादा पदक किसने जीते पेरिस ओलंपिक में? तो फिर अगर आपने लिख दिया होगा संयुक्त राज्य अमेरिका, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, बहुत बढ़िया। यहां पर आप देख सकते हैं मेडल्स की एक लिस्ट मैंने यहां पर आपको दिखाने का प्रयास किया है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कितने मेडल जीते हैं? 126, और 126 मेडल के साथ ये पहले नंबर पर रहा। क्योंकि अगर देखा जाए तो चाइना और यूनाइटेड स्टेट्स दोनों के ही गोल्ड मेडल इक्वल हैं। चाइना के भी गोल्ड मेडल 40 हैं, और हमारे ये जो संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें उनके भी गोल्ड मेडल 40 हैं। तो गोल्ड मेडल तो बराबर हुए, उसके बाद कौन से देखे जाते हैं? सिल्वर मेडल देखे जाते हैं। सिल्वर मेडल 44 हैं संयुक्त राज्य अमेरिका के पास, वहीं अगर हम देखें चाइना के पास 27 थे। इस वजह से चाइना सेकंड नंबर पे हुआ। नंबरिंग अगर देखी जाए तो जरूरी नहीं है कि 126 मेडल है तो ही संयुक्त राज्य अमेरिका फर्स्ट नंबर पे होता। अगर मान के चलो चाइना के पास 45 सिल्वर मेडल होते और बाकी का आंकड़ा सेम रहता तो फिर चाइना टॉप पर आ जाता, ठीक है ना। तो माना जाता है कि गोल्ड मेडल किसके ज्यादा हैं? अगर गोल्ड मेडल बराबर हो तो सिल्वर मेडल किसके ज्यादा हैं? सिल्वर मेडल ज्यादा हो तो फिर आपको पता है ब्रॉन्ज मेडल की बात होती है, यानी कि फिर टोटल काउंटिंग की बात आ जाती है, जो हम यहां कर रहे हैं। पहले नंबर पर यूनाइटेड स्टेट्स रहा, दूसरे नंबर पे चाइना, और तीसरे नंबर पे जापान, चौथे नंबर पे ऑस्ट्रेलिया। हमारा भारत कौन से नंबर पे रहा? 71वें स्थान पर रहा, ठीक है। तो धीरे धीरे प्रयास होता रहा है, प्रयास करते रहना भी चाहिए। हमारे भारत ने कितने मेडल जीते हैं टोटल? तो यहां पर टोटल 6 मेडल जीते हमारे भारत ने, ठीक है। 1 सिल्वर मेडल हमें मिला और 5 हमारे पास ब्रॉन्ज मेडल आए। तो आपको पता है एक मेडल को लेकर थोड़ा द्वंद्व था विनेश फोगाट के मेडल को लेकर, हालांकि उनको भी सिल्वर मेडल मिलना था, उन्होंने गुहार भी लगाई थी कोर्ट में, लेकिन वो खारिज कर दी गई। इस वजह से ये वीडियो भी लेट हो गई। मुझे ऐसा लगा था कि हो सकता है उसमें अगर पॉजिटिव रिस्पॉन्स आए तो एक मेडल हमारा और हो जाएगा, और यहाँ पे एक मेडल और ऐड हो जाने से 7 मेडल हो जाते, लेकिन वो खारिज कर दिया गया। उनके बारे में भी हम आगे बातें कवर करेंगे, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए, जब हम बात करें हमारे भारतीय मेडल्स कौन कौन सी कैटेगरी में आए हैं, तो वो भी यहां पर हमने दिए हैं। धीरे धीरे हम बातें कवर कर लेंगे। एथलेटिक्स में अगर देखा जाए तो एक हमने क्या जीता है? सिल्वर मेडल जीता है, और वो सिल्वर मेडल जीतने वाले कौन थे? भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा। शूटिंग में हमने
3 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं, उनकी बातें आगे करेंगे। धीरे धीरे आपको चेहरा भी दिखाते चलेंगे ताकि आपको ये पता लग जाए। ठीक है, हॉकी में 1 ब्रॉन्ज मेडल हमें मिला है, रेसलिंग में भी हमें 1 ब्रॉन्ज मेडल मिला है जो कि अमन शहरावत ने जीता। ठीक है, तो वो सारी बातें कवर कर लेंगे। चलो जी, अब आपको एक क्वेश्चन बताना है। ओलंपिक खेल हर रिक्त स्थान वर्ष बाद आयोजित किए जाते हैं। कितने सालों के बाद आयोजित किए जाते हैं ओलंपिक खेल? अगर आपने लिखा होगा 4 सालों के बाद तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जैसे हम थोड़ी सी बातों को समझने का प्रयास करें, अभी 2024 की हम बात कर रहे हैं, ये कहां पे हुए थे? पेरिस में हो चुके हैं। पेरिस कहां पर है? फ्रांस में। जाहिर सी बात है, इससे पहले के अगर हम ओलंपिक खेलों की बात करें तो वो कब हुए थे? वैसे तो 2020 में होने थे, लेकिन कोरोना चल रहा था, इस वजह से थोड़े समय के बाद वो हुए थे। कहां पे? तो आपको लिख देना है टोक्यो, और ये जो टोक्यो है जापान की राजधानी है। ठीक है ना, तो ये बातें आपको ध्यान में रखनी है। अब जो आने वाले हैं ओलंपिक खेल वो कहां पर आयोजित होंगे, कब आयोजित होंगे? तो 2028 में वो आयोजित होंगे। कहां पर होंगे ये भी आपके लिए क्वेश्चन बनेगा। तो चलो आपसे इस क्वेश्चन के बारे में पूछेंगे। पहले आपको बता दें, एक न्यूज जो है वो द हिंदू ने प्रकाशित की थी। इट्स इंडियाज ड्रीम टू होस्ट 2030 ओलंपिक्स प्रिपरेशन आर ऑन, पीएम नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए भारत तैयार है। भारत का भी सपना है कि वो ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें। 2036 की बात हो रही है, और ये कौन सा संस्करण बन जाएगा? फिर ये 36वां संस्करण बनेगा ये 2036 में। हालांकि 2036 ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए और भी देश अपने आप को बेहतरीन तरीके से तैयार कर रहे हैं। उनके बारे में अगर बात करें तो एक तो है सऊदी अरेबिया, एक का नाम है कतर, और एक का नाम है तुर्की, जिसे हम तुर्की कहने लगे हैं। हम पहले उसे हम तुर्की कहते थे, अब इसे हम तुर्की कहते हैं। तो ये 3 देश भी जो हैं वो भी ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के लिए अपने आप को बखूबी तैयार कर रहे हैं, और हमारा भारत भी तैयार है, ऐसा कहना है हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो चलो जी, एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं जो मैंने वहां पे छोड़ दिया था। 34वां संस्करण जो होगा उसकी मेजबानी कौन सा देश करेगा? 34वां संस्करण कब होगा? 2028 में होगा। जल्दी से आप बताएंगे इस क्वेश्चन का जवाब। अगर आपने इसमें लिखा होगा संयुक्त राज्य अमेरिका तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये फिर कहां पे होगा? लॉस एंजलिस में होने वाले हैं ये खेल। लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? 34वां संस्करण तो ये हुआ। तो अगर आपसे एक क्वेश्चन ये भी पूछ लिया जाए कि क्रिकेट को ओलंपिक खेलों के किस संस्करण में शामिल किया जाएगा, तो आपके पास क्वेश्चन को सही करने के बहुत अच्छे चांस हैं, क्योंकि 32वां संस्करण आयोजित किया जा चुका है। कहां पे? टोक्यो में। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था 33वां संस्करण इसी साल आयोजित किया गया है पेरिस में। 34वां और 35वां, इनमें से आपको बताना है कौन सा ठीक रहेगा। तो मैंने अभी आपको जो बताया है 34वां संस्करण लॉस एंजलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित करवाया जाएगा। उसी दौरान क्रिकेट को भी शामिल कर लिया जाएगा। क्रिकेट के साथ साथ अन्य खेलों को भी शामिल किया जाएगा। यहां पर आप देख सकते हैं ये एक पोस्ट अपडेट की गई है द ओलंपिक गेम्स के द्वारा। इसमें क्या कहा गया है देख लीजिए। आईओसी सेशन अप्रूव्स LA28। इसका मतलब क्या है? लॉस एंजलिस 28 प्रपोजल फॉर 5 एडिशनल स्पोर्ट्स, यानी कि जो आपके लॉस एंजलिस 2028 के ओलंपिक खेल होंगे उनमें 5 नए खेलों को ऐड किया जाएगा। और वो खेल कौन कौन से हैं? बेसबॉल, सॉफ्टबॉल,
क्रिकेट, फ्लैग फुटबॉल और लैक्रोस। तो ये जो 5 खेल हैं इनको ऐड कर लिया जाएगा आने वाले इस सेशन में। 2028 में जब वो खेल हो रहे होंगे उस समय हम क्रिकेट को भी देखेंगे और क्रिकेट का T20 फॉर्मेट जो है वो इसमें लाया जाएगा। ठीक है, वैसे अगर वनडे लाया जाए तो उसमें पूरा का पूरा दिन लग जाता है। क्रिकेट ओलंपिक खेलों में शामिल ना करने का कारण यही रहा क्योंकि उसमें समय ज्यादा लगता है। लेकिन अब समय की मांग है, क्रिकेट हमारे भारत के लोग बहुत देखते हैं, 140 करोड़ की जनसंख्या है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं हमारा भारत एक बाजार है। और ये ओलंपिक समिति जो है, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, उनको भी एहसास हो गया कि अगर हम क्रिकेट को लाएंगे इसके अंतर्गत तो फिर क्रिकेट को देखने वाले बहुत से लोग होंगे। हमारा भारत तो क्रिकेट का दीवाना है ना। तो उनकी भी क्या है, वाहवाही होगी और साथ में उनके लिए आर्थिक रूप से फायदा भी मिलेगा। तो चलिए, ये 5 खेल हैं जिनको लॉस एंजलिस के 2028 सेशन में ऐड कर लिया जाएगा। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? अब हमने एक शब्द यूज किया था ओलंपिक समिति के बारे में। ओलंपिक खेलों का आयोजन किसके द्वारा किया जाता है? तो यहां पर अभी मैंने शब्द यूज कर दिया था, मैंने आपको बता भी दिया था, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति, जिसे हम इंग्लिश में इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के नाम से जानते हैं। यही ओलंपिक खेलों के बारे में गाइडलाइन जारी करती है, कौन से खेल को ऐड किया जाना है, कौन से खेल को नहीं ऐड किया जाना। रूल्स एंड रेगुलेशन जो निर्धारित करने का काम करती है वो यही होती है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। अगर हम भारत की बात करें तो भारत में अपने राष्ट्रीय स्तर पर एक ओलंपिक समिति बनाई गई है जिसमें अध्यक्ष किसको बनाया गया है? पीटी उषा को बनाया गया है। पीटी उषा, जिनको हम उड़न परी के नाम से जानते हैं। तो ये तो हमारे भारत की जो राष्ट्रीय स्तर की ओलंपिक समिति है उसकी अध्यक्ष हैं। लेकिन अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो समिति है उसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं वो भी हम बातें कवर करेंगे। सभी बातें कवर होगी, चिंता करने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। आईओसी एक प्राइवेटली फंडेड नॉन प्रॉफिट एसोसिएशन है। ठीक है, तो यहां पर आप देख सकते हैं, ये मैंने उन्हीं की ऑफिशियल वेबसाइट से एक चित्र उठाया है आपको दिखाने के लिए। चलो जी, अब आप एक क्वेश्चन ये भी बता दीजिए, अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? जल्दी से आप ये बताओ, इसके अध्यक्ष कौन है? अगर आपने इसमें लिखा होगा थॉमस बाक तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वर्तमान में आईओसी के अध्यक्ष हैं थॉमस बॉक, जो कि कहां के रहने वाले हैं? मूल रूप से ये जर्मनी के रहने वाले हैं। सॉरी, जर्मनी के थॉमस बॉक को अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स में 125वें आईओसी सेशन में अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें प्रेसिडेंट के रूप में चुना गया। तो यानी आप अगर कहें इनके बारे में तो ये कौन से नंबर के अध्यक्ष हैं? 9वें अध्यक्ष हैं। इनसे पहले अध्यक्ष कौन थे आईओसी के? तो जैक्स रोग थे इनसे पहले। वो कौन से अध्यक्ष रहे? तो 8वें अध्यक्ष के रूप में कार्य कर रहे थे जैक्स रोग। उनकी जगह ले ली है थॉमस बॉक ने, जो कि मूल रूप से जर्मनी के रहने वाले हैं। और इनको कब अध्यक्ष बनाया गया था? तो 125वां आईओसी सेशन चल रहा था, उसी सेशन में इनको अध्यक्ष का पद दे दिया गया। रोजर बिन्नी की बात करते हैं, जो कि ऑप्शन बी यहां पर लिखा हुआ है। रोजर बिन्नी बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हैं? तो फिर रोजर बिन्नी का नाम आप लिख देना। अरुण सिंह धूमिल की बात करते हैं तो ये वर्तमान में आईपीएल के अध्यक्ष की भूमिका निभा रहे हैं। आईपीएल, जिसे हम इंडियन प्रीमियर लीग कहते हैं, T20 फॉर्मेट होता है जिसमें भारत में आईपीएल का तो बड़ा क्रेज है, उसके बारे में तो ज्यादा बताने की आवश्यकता भी नहीं है ना। चलो जी, यहां पर एक फोटो आपको दिखाई गई है, यही तो है थॉमस बॉक, जो कि जर्मनी के हैं मूल रूप से और अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति के 9वें अध्यक्ष के रूप में कार्यरत हैं। यहां पर जैसे अगर बात करें
जो आपने पेरिस ओलंपिक देखा होगा, स्पोर्ट्स 18 पर देखा होगा, या फिर आपने जियो सिनेमा के माध्यम से देखा होगा फ्री एप्लीकेशन पर। तो इनका जो टाई अप रहा स्पोर्ट्स 18 के साथ रहा, जियो सिनेमा के साथ रहा। इनके जो बाकी पार्टनर हैं इंटरनेशनल लेवल पे अगर देखा जाए तो यहां पर फोटो दिखाई गई है, उसमें मैंने कुछ महत्वपूर्ण जो इनके पार्टनर्स हैं उनके बारे में बताने का प्रयास किया है। वीजा, सैमसंग, ठीक है ना, जो हमारे भारत में बड़े प्रसिद्ध हैं। इंटेल की बात करें, ठीक है, इनका नाम भारत में ओमेगा, ये भारत में भी काफी फेमस नाम है। और बाकी जो अदर कंट्रीज में यूज किए जाते हैं जो कंपनी, उनके साथ भी इनका टाई अप है। ठीक है, तो चलो बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आईओसी के अध्यक्ष के बारे में मैंने बता दिया आपको। आईओसी की फुल फॉर्म क्या होती है वो तो आपको पता लग ही गया। आईओसी अंतरराष्ट्रीय स्तर पर ओलंपिक खेलों के बारे में रूल्स एंड रेगुलेशन निर्धारित करने का काम करती है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए आईओसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी, इन विच ईयर वाज द इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी फाउंडेड, तो फिर ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत सिंपल हो जाना चाहिए। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1894 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। एक सेकंड रुको जरा, साइन चेंज कर लेते हैं। 1894 आपने लिखा है तो बखूबी अच्छा जवाब है आपका। कब हुई थी इसकी स्थापना? 23 जून 1894 को हुई थी। और इसके फाउंडर कौन माने जाते हैं? तो एक व्यक्ति का नाम आता है पियरे डी कोबर्टिन। पियरे डी कोबर्टिन को इसका फाउंडर माना जाता है। और ये अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति एक गैर लाभकारी अंतरराष्ट्रीय संगठन है। इसका मुख्यालय कहां पर है ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। स्विट्जरलैंड में है ये। स्विट्जरलैंड जो देश है उसके कौन से क्षेत्र में है? तो वहां पर आपको एक क्षेत्र दिखाई देगा लुसाने। ये लुसाने जो है ना, यहीं पर इनका मुख्यालय बना हुआ है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? लुसाने लेमन लेक के किनारे स्थित है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। ओलंपिक खेल आपने देखे होंगे, ओलंपिक प्रतीक में कितने छल्ले होते हैं ये पॉइंट आपको बताना है। जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। इसमें कितने छल्ले होते हैं? अगर आपने इसमें लिखा होगा 5 तो फिर आपने ये बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 5 छल्लों का मतलब क्या होता है? यहाँ पे 5 महाद्वीप। 5 महाद्वीप इसमें कौन कौन से लिए गए हैं? तो एक तो हमारा हो गया एशिया जो कि सबसे बड़ा महाद्वीप है। उसके बाद में हम अफ्रीका महाद्वीप को इसमें शामिल करते हैं। और एक हम अमेरिका महाद्वीप को, अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका को इसमें एक महाद्वीप माना गया है। फिर हम बात करते हैं यूरोप महाद्वीप की और एक आपका होता है ऑस्ट्रेलिया। तो ये जो 5 महाद्वीप हैं, इन्हीं महाद्वीपों का ये नेतृत्व करते हैं 5 छल्ले। ठीक है, यहां पर आपको दिखाई दे रहे होंगे ये 5 छल्ले, आपने जरूर देखे होंगे, ऐसा हो नहीं सकता कि आपने ना देखे हों। द प्राउड हिस्ट्री ऑफ द ओलंपिक रिंग्स, ये जो छल्ले दिखाई दे रहे हैं आपको, 5 रिंग्स जो हैं, उनका इतिहास किस प्रकार से रहा वो भी यहां पर मेंशन किया गया है। 1913 में इंट्रोड्यूस किए गए थे ये ओलंपिक रिंग्स। और 2010 में यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से इसका ऐतिहासिक विवरण बदलता गया। इस वीडियो को स्टॉप करके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलो अब यहां पर जो मैंने एक फाउंडर का नाम लिया था, नाम था पियरे डी कोबर्टिन। ठीक है ना, कोबर्टिन। तो यहां पर यही तो है, एक चित्र भी आप देख पा रहे होंगे, यही है फाउंडर। इन 5 रिंग्स के बारे में इन्होंने बताया है कि ये किसका प्रतिनिधित्व करते हैं। 5 छल्ले। These 5 rings represent the 5 parts of the world now won over to the cause of Olympism and ready to accept its fecund rivalries. What is more, the 6 colors thus combined reproduce thus of all nations without exception.
ठीक है, तो 5 छल्लों के बारे में बताया है पियरे डी कोबर्टिन ने। इन्होंने ही कहा जाता है कि 23 जून 1894 को गठन किया था अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति का। ठीक है, तो चलो, जैसे ये चित्र आपको देखने को मिला होगा हाल ही में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से, टीवी के माध्यम से, ये क्या है? ये निशानी है कि ओलंपिक खेल पेरिस में हुए। ये कैसे निशानी है? तो मैंने क्या बताया था, ये क्या है? एफिल टावर है। ये बड़ा प्रसिद्ध आप कह सकते हैं, ये एफिल टावर है पेरिस का। स्टैटिक जीके में क्वेश्चन पूछा जाता है एफिल टावर कहाँ स्थित है, तो ये जो 5 छल्ले यहां एफिल टावर पर आपको दिखाई दे रहे हैं, इसका मतलब बड़े स्तर पर ये कार्यक्रम आयोजित किया गया पेरिस के द्वारा। अब चलो, एक क्वेश्चन आपके मन में उठता होगा, वो क्वेश्चन भी हम आपके सामने कवर करेंगे। ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं? ये क्वेश्चन बड़ा सिंपल सा है, ज्यादा मुश्किल नहीं होगा। ओलंपिक खेल कितने प्रकार के होते हैं? अगर आपने लिखा होगा ना 4 प्रकार के होते हैं, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। जब ओलंपिक खेलों की शुरुआत हुई थी ना, उस समय गर्मियों का समय चल रहा था, और वो जो खेल हुए उसे हम ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल भी कह देते हैं। लेकिन सिंपली अगर ओलंपिक खेल वर्ड हम यूज कर रहे हैं, इसका मतलब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। ठीक है, ओलंपिक खेल गर्मियों में हुए, उसके बाद में सोचा गया चलो सर्दियों में भी ये खेल होने चाहिए, तो शीतकालीन ओलंपिक खेल भी नाम रख दिया गया। फिर ऐसा महसूस हुआ कि नहीं, जो हमारे दिव्यांगजन हैं उनको भी मौका मिलना चाहिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अपनी प्रतिभा दिखाने का। इस वजह से उनके लिए भी ओलंपिक खेलों की शुरुआत कर दी गई, जिसे हम पैरालंपिक कह देते हैं। और एक जो ओलंपिक खेलों का पार्ट होता है उसे हम कह देते हैं यूथ ओलंपिक। ठीक है ना। अब ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के बारे में हम बात कर रहे हैं स्पेशली, जिसे मैंने सिंपली एक वर्ड के रूप में लिखा है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेल का मतलब यहां पर ऐसा माना जाता है कि सिंपली ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की बात हो रही है। अगर थोड़ा सा मैं बताऊं अभी हाल ही में कौन से हुए हैं पेरिस में, तो 33 में संपन्न हो चुके हैं, और 34 में ओलंपिक खेल आने वाले हैं 2028 में। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। अब जैसे हम बात करें शीतकालीन ओलंपिक के बारे में, तो 25वां शीतकालीन ओलंपिक होगा, उसके बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देते हैं। 25वां होने वाला है, कब होगा? 2026 में होगा। ठीक है, शीतकालीन ओलंपिक खेल कहां पर होने वाला है? ये मिलान और कार्टिना, जो कि इटली में पड़ता है। ठीक है ना। और पेरिस ओलंपिक की बात कर ली, शीतकालीन ओलंपिक के बारे में बातें कवर कर ली। पैरालंपिक के बारे में आपने न्यूज सुन ली होगी, इन दिनों में न्यूज में बता दिया गया है कि पैरालंपिक भी शुरू होने वाले हैं, और ये अभी शुरू होने वाले हैं। कब से कब तक चलेंगे? 28 अगस्त 2024 से लेकर 8 सितंबर 2024 तक ये पैरालंपिक खेल चलेंगे। जितने भी दिव्यांगजन हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। इसकी ओपनिंग सेरेमनी में भारत की तरफ से सुमित अंतिल और भाग्यश्री जाधव भारतीय ध्वजवाहक की भूमिका निभाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। अभी दिन बाकी हैं थोड़े इस पैरालंपिक खेलों की शुरुआत होने में। यूथ ओलंपिक के बारे में भी आपको पता होना चाहिए, जिसे हम 2 भागों में बांट के देखते हैं, शीतकालीन युवा ओलंपिक और ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक। शीतकालीन जो हैं वो कौन से नंबर के होंगे? वो भी चौथे नंबर के होंगे, और ग्रीष्मकालीन ओलंपिक भी चौथे नंबर के होंगे। अब इनकी अगर बात करें तो जो आपके शीतकालीन है वो कहां पर होंगे? दक्षिणी कोरिया में आयोजित करवाने जा रहे हैं 2024 में ही। ठीक है। वहीं जब हम बात करें चौथे ग्रीष्मकालीन युवा ओलंपिक खेल, जो कि 2026 में होंगे, कहां पर होने वाले हैं? ये डकार सेनेगल में। ठीक है, तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। 2024 दक्षिणी कोरिया,
2026 सेनेगल। क्लियर हो गया ना आपको? मैंने चारों प्रकार आपको बता दिए हैं, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक, शीतकालीन ओलंपिक, पैरालंपिक, यूथ ओलंपिक के फर्दर दो भाग हैं वो मैंने आपको बता दिए, गर्मी सर्दी किस प्रकार से ये ओलंपिक खेल होते हैं। ठीक है, चलो वापिस आ जाओ ग्रीष्मकालीन ओलंपिक को जानने के लिए, यानी कि सिंपली जो शब्द हम यूज करते हैं ओलंपिक खेल। चलो जी, ओलंपिक खेलों का पहला संस्करण किस वर्ष आयोजित किया गया? जल्दी से आपको बताना है, ये बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1896 तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1896 में कब से कब तक ये आयोजन हुए थे? 6 अप्रैल 1896 से लेकर 15 अप्रैल 1896 तक ये खेल चले थे। ऐसा कहा जाता है कि इसमें 241 एथलीट्स ने पार्टिसिपेट किया था। 14 देश इसमें शामिल हुए थे, 14 देशों ने इसमें भाग लिया। टोटल 241 एथलीट्स थे और 43 इवेंट्स हुए थे इसमें। और कहां पे हुआ ये पहला संस्करण? तो आपको पता होना चाहिए, ग्रीस। ग्रीस जिसे हम यूनान के नाम से जानते हैं, यूनान के कौन से क्षेत्र में? तो जिसे हम एथेंस कह देते हैं, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक। एथेंस अगर लिखा आए तो फिर आपको पता लग जाएगा कि यहीं से शुरुआत हुई थी किसकी? ओलंपिक खेलों की। पहली बार 1896 में हुए और इसके आयोजन से 2 साल पहले आईओसी की स्थापना हो चुकी थी। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना इससे 2 साल पहले हुई थी। फाउंडर के बारे में मैंने अभी आपको बताया था। गलती आपकी 1% भी नहीं होनी चाहिए अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछा जाए ओलंपिक खेलों के बारे में। भारत किस वर्ष ओलंपिक खेलों में शामिल हुआ? यहां से हमारे भारत की एंट्री शुरू हो जाती है और कुछ जो मन में क्वेश्चन भी रहते हैं कि पहला कौन था, वो सब बातें हम कवर कर जाएंगे। 1% भी आपकी गलती नहीं होगी। जल्दी जल्दी से बताओ। अगर आपने इसमें लिखा होगा 1900 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। 1900 की बात करें तो हमारा भारत कैसा था? हमारा भारत उस समय अंग्रेजों का गुलाम था। गुलाम भारत की बात हो रही है। अब यहां से अगर देखा जाए तो ये जो 1900 में ओलंपिक खेल हुए थे, कहां पर हुए? ये भी पेरिस में ही हुए थे। 2024 के ओलंपिक खेल भी पेरिस में हुए हैं, 1900 में भी पेरिस में ही हुए थे। भारत की तरफ से उस समय एक व्यक्ति गए हुए थे जिनका नाम मैं आगे बताऊंगा, शायद मैंने क्वेश्चन भी डाला हुआ है। तो चलो पहले आप यही क्वेश्चन बता दीजिए। इस प्रकार से भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। ये पूछा गया क्वेश्चन है आपसे, हॉलीवुड और ब्रॉडवे में अभिनय करने वाले भारत के प्रथम ओलंपियन कौन थे? जल्दी से आपको बताना है कौन सा ऑप्शन ये ठीक रहेगा। अगर आपने लिखा होगा ना नॉर्मन प्रीचर्ड तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मैंने अभी क्या बताया? भारत ने ओलंपिक खेलों में एंट्री कब की थी? 1900 में की थी। और 1900 में ओलंपिक खेल कहां पे आयोजित किए गए? पेरिस में। तो भारत की तरफ से ये गए हुए थे और उस समय हमारा भारत क्या था? अंग्रेजों का गुलाम था। लेकिन अगर हम नॉर्मन प्रीचर्ड की बात करें, नॉर्मन प्रीचर्ड का जन्म कहां पे हुआ था? यहां से हमें समझना है। जन्म तो 1875 में हुआ था। कहां पर? बंगाल में। और उस समय आप कह सकते हैं बंगाल का कोई भी डिवाइडेशन नहीं हुआ था। तो हमारे अविभाजित भारत के अविभाजित बंगाल क्षेत्र में, यानी कि बंगाल प्रेसिडेंसी में जन्म हुआ था। कहने का भाव क्या कहेंगे आप कि ये भारतीय थे या फिर ब्रिटिशर्स थे? ठीक है, ये क्वेश्चन बनता है कई बार। लेकिन जब हम काउंटिंग करते हैं कि भारत ने आज तक ओलंपिक खेलों में कितने मेडल जीते हैं, तो फिर हम इनका नाम भी ऐड कर देते हैं, नॉर्मन प्रीचर्ड का नाम भी उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है ना? तो वैसे अंग्रेज एथलीट माने जाते हैं नॉर्मन प्रीचर्ड, जिन्होंने 200 मीटर हर्डल रेस और 200 मीटर में हिस्सा लिया था और दोनों में इन्होंने
क्या जीते थे? सिल्वर मेडल जीते थे। 2 सिल्वर मेडल जीते, 2 सिल्वर मेडल। अब यहां से एक क्वेश्चन उठता है कि इसको किसके हिस्से में माना जाए, भारत के हिस्से में माना जाए या फिर अंग्रेजों के हिस्से में माना जाए। नॉर्मन प्रीचर्ड एक विवादित ओलंपियन है। भारत और ब्रिटेन दोनों ही दावा करते हैं कि प्रीचर्ड 1900 ओलंपिक में उनके लिए खेले थे। ब्रिटेन कहता है हमारी तरफ से खेले थे, और हम कहते हैं हमारी तरफ से। जाहिर सी बात है, भारत की तरफ से जन्मे थे तो हम कह सकते हैं। ब्रिटिश ओलंपिक इतिहासकारों में दिग्गज माने जाने वाले इयान बुकानन का मानना है कि प्रीचर्ड एक पुरानी कॉलोनियल फैमिली के सदस्य थे, और भले ही उनका जन्म भारत में हुआ, वह निर्विवाद रूप से ब्रिटिशर्स थे। जबकि भारतीय ओलंपिक इतिहासकार गुलू इजेकिल जन्म और सालों तक भारत में रहने के आधार पे प्रीचर्ड को भारतीय मानते रहे हैं। ठीक है। और 1900 की गर्मियों में इंग्लैंड चले गए थे प्रीचर्ड, और वहां जून में उन्हें लंदन एथलेटिक्स क्लब का सदस्य चुना गया था, और जिसके बाद उन्होंने अमेचर एथलेटिक्स एसोसिएशन चैंपियनशिप में भाग लिया था। इस प्रतियोगिता में वह लंदन और बंगाल प्रेसिडेंसी के सदस्य के रूप में उतरे थे। और इस बात से कंफ्यूजन और बढ़ता है क्योंकि 1900 के ओलंपिक के लिए ब्रिटिश टीम का चुनाव 1900 की चैंपियनशिप के आधार पे हुआ था। तो ठीक है, तो थोड़ा सा हमें समझना चाहिए। लेकिन अगर बेसिकली वेबसाइट की अकॉर्डिंग हम बातें कवर करें तो ये जो 2 सिल्वर मेडल लेकर आए थे, ये किसके हिस्से में है? आईओसी, जिसके मैंने बताया था आपको, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। ओलंपिक के बारे में अंतरराष्ट्रीय स्तर की जो कमेटी है वो ये मानती है कि ये जो सिल्वर मेडल हैं वो भारत के हिस्से में आने चाहिए। तो आईओसी इन दोनों सिल्वर मेडल्स को भारत के हिस्से में रखता है। लेकिन साथ ही अगर ऑफिशियल वेबसाइट की बात करें तो उनकी ऑफिशियल वेबसाइट ये कहती है कि प्रीचर्ड ने ग्रेट ब्रिटेन की ओर से 1900 के पेरिस ओलंपिक में भाग लिया था। प्रीचर्ड के बारे में ओलंपिक की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उसके बारे में आप पढ़ भी सकते हैं। चलो जी, ये देख लीजिए, यहां पे एक ट्वीट जो था 2021 में ट्वीट किया गया था। रिसेंट रिसर्च बाय ओलंपिक हिस्टोरियन हैज शोन दैट कलकत्ता बोर्न नॉर्मन प्रीचर्ड who won 2 athletics silver in 1900 पेरिस ओलंपिक choose to represent ग्रेट ब्रिटेन नॉट इंडिया। तो रिप्रेजेंट किसकी तरफ से किया था ये रिसर्च के माध्यम से पता लग गया। ट्वीट भी किया था मोहनदास मेनन ने। उन्होंने कहा कि रिचर्ड जो हैं वो ग्रेट ब्रिटेन की तरफ से थे, ना कि भारत की तरफ से। ठीक है ना। तो अभी मैंने जो कहानी आपको बताई है वो इसी के आधार पे है। तो पहले कौन माने जाएंगे? तो नीरज चोपड़ा माने जाएंगे, है ना। नीरज चोपड़ा हमारे व्यक्तिगत आप कह सकते हैं सिल्वर मेडल लेकर आए थे। उनसे पहले सिल्वर मेडल अगर बात करें तो कौन लेकर आया था? अभिनव बिंद्रा लेकर आए थे। वो अलग अलग क्षेत्र की बात है, चिंता मत करो, सभी बातें आपकी कवर हो जाएंगी उसमें। चलो पहले ये बताओ, भारत ने ओलंपिक खेलों में अपना पहला स्वर्ण पदक कब जीता था? व्हेन डिड इंडिया विन इट्स फर्स्ट गोल्ड मेडल इन द ओलंपिक गेम्स? तो जल्दी से आप इसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे, कौन सा इसमें ठीक रहेगा? अगर आपने लिखा होगा ना 1928 तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। और ये गोल्ड मेडल किसके द्वारा जीता गया था? तो हमारे भारत की जो हॉकी की टीम थी उसने जीता था ये गोल्ड मेडल। 1928 की बात है। ठीक है ना। तो और जैसे हम पॉइंट की बात करें, हॉकी टीम हमारे ओलंपिक इतिहास की सबसे श्रेष्ठ टीम मानी जाती है। इसके बाद में 4 सालों के बाद जो और ओलंपिक खेल हुए थे उसमें भी क्या रहा? दबदबा रहा हमारी हॉकी की टीम का। लंबे समय तक हमारी हॉकी की टीम जो है वो बेहतरीन प्रदर्शन करती रही थी। ठीक है ना। चलो जी, अब हम अगर आपसे एक क्वेश्चन पूछें
1928 ओलंपिक खेल जो हुए थे उसमें हमारे कैप्टन कौन थे? तो नाम आता है मेजर ध्यानचंद का। मेजर ध्यानचंद बहुत ही बेहतरीन खिलाड़ी रहे हैं हमारे भारतीय हॉकी टीम के। अगर बात की जाती है मेजर ध्यानचंद के बारे में, उनके नाम पर एक पुरस्कार भी शुरू किया गया, उनके नाम पर एक दिवस भी मनाया जाता है जिसे हम राष्ट्रीय खेल दिवस कह देते हैं। जल्दी जल्दी से बताएंगे आप, राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अगर इसमें आपने लिखा होगा ना 29 अगस्त, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये मेजर ध्यानचंद की याद में मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद की जयंती थी उस दिन, 29 अगस्त 1905 को मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। और ऐसा कहते हैं कि 3 दिसंबर 1979 को मेजर ध्यानचंद इस धरा को छोड़कर हमें चले गए। अब मेजर ध्यानचंद के नाम पर एक पुरस्कार भी शुरू किया गया जिसे हम कहते हैं ध्यानचंद पुरस्कार। ध्यानचंद पुरस्कार को पहले हम राजीव गांधी सम्मान के नाम से जानते थे, लेकिन अब हम क्या कहते हैं? अब हम मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जानते हैं। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से कई लोगों को सम्मानित किया गया, बहुत सी लिस्ट आपको मिल जाएगी, ठीक है ना। मेजर ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित होने वाले लोगों में सबसे शुरुआती दौर के लोगों की बात की जाए तो विश्वनाथ आनंद का नाम आता है, जो कि शतरंज से संबंधित हैं। गीत शेट्टी, उनको भी ध्यानचंद पुरस्कार मिला जो कि बिलियर्ड से संबंधित हैं। और कर्णम मल्लेश्वरी, उनको भी मिला था जो कि भारोत्तोलन से संबंधित हैं, ठीक है ना। तो ये पॉइंट जो है वो आपको ध्यान में रखना है इनसे संबंधित। चलो जी, अब हम बातें कवर करेंगे नेक्स्ट। खशाबा, आजादी से पहले की अगर बात की जाए तो हॉकी की जो हमारी टीम थी उन्होंने बेहतरीन प्रदर्शन किया था। आजादी के बाद खशाबा दादा साहेब जाधव ने किस वर्ष भारत के लिए ओलंपिक खेल जीता? ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो फिर आप किसका जवाब लिखेंगे? जल्दी जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। अगर इसमें आपने लिखा होगा ना 1952, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। खशाबा दादा साहब जाधव ये कौन सा मेडल लेकर आए थे, उनके बारे में भी आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, आजादी के बाद पहला व्यक्तिगत मेडल लेकर आए थे। आजादी के बाद पहला व्यक्तिगत मेडल इन्होंने जीता। कब की बात है ये बात है 1952 की। और 1952 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहां पे किया गया था? तो फिर आपको लिख देना है हेलसिंकी। हेलसिंकी में आयोजन किया गया था। और ये किससे संबंधित हैं? ये हमारे रेसलिंग से संबंधित रहे। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? रेसलिंग की दुनिया में सबसे पहला व्यक्तिगत मेडल कौन लेकर आया? तो केडी जाधव का नाम आता है। आजादी के बाद अगर पूछा जाए तो भी व्यक्तिगत रूप से यही मेडल लेकर आए थे। और कौन सा मेडल लेकर आए? तो नाम आता है ब्रोंज मेडल का। 1952 की बात हो रही है। 1952 में हमारी जो हॉकी की टीम थी उन्होंने भी बेहतरीन प्रदर्शन किया था। 1952 में उन्होंने गोल्ड मेडल जीता था। थोड़ा सा बैक चलिए, वहीं पर मैं आपको एक बार लिख कर बता देता हूं इनके बारे में, हॉकी के बारे में। हॉकी टीम बड़ी सर्वश्रेष्ठ टीम मानी जाती रही है ओलंपिक के इतिहास की, हमारी भारतीय हॉकी टीम, ठीक है।
तो जैसे हम बात करें, शुरुआत इन्होंने गोल्ड मेडल से कब की थी? 1928 में की थी। और 1928 का जो ओलंपिक खेल था वो कहां पे हुआ? एम्स्टर्डम में। एम्स्टर्डम। क्लियर हुआ? इसमें क्या जीता था? हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। उसके बाद में 1932 में जो ओलंपिक खेल हुए, कहां पे हुए? लॉस एंजल्स में। लॉस एंजल्स में यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका में हुए थे ये। उसमें हमारी हॉकी टीम ने क्या जीता था? गोल्ड मेडल जीता। और उसके बाद में 1936 में हमारे जो ओलंपिक खेल हुए थे वो कहां पे हुए? बर्लिन में हुए थे। तो बर्लिन में 1936 के ओलंपिक खेलों में हमारी हॉकी टीम ने क्या जीता? गोल्ड मेडल जीता। फिर जैसे हम बात करें 1936 के बाद 1948 में, क्योंकि आपको पता है विश्व युद्ध भी हो रहा था, दूसरा विश्व युद्ध चला इस समय में। उसके बाद हमारा भारत आजाद हो गया 1947 में, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के तहत। फिर 1948 में लंदन में ओलंपिक खेलों का आयोजन किया गया, और लंदन में जो ओलंपिक खेल हुए उसमें भी हमारी भारतीय मेंस हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता। ठीक है। 1952 की जब बात करें, 1952 में कहां पे हुए थे ये आयोजन? तो फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया था, हेलिसिंकी में। हेलिसिंकी में हुए ओलंपिक खेलों में कौन सा मेडल जीता? हमारी हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं उस समय हमारी हॉकी की टीम कितनी बेहतरीन हुआ करती थी। 1952 तक की कहानी हमने कवर कर ली है। 1952 के बाद चलो एक बार और आपको बता देते हैं 1956 की भी। 1956 में कहां पे हुए थे? मेलबोर्न में हुए। मेलबोर्न ऑस्ट्रेलिया में, है ना। तो उसमें हमारी हॉकी टीम ने फिर से बेहतरीन प्रदर्शन किया और गोल्ड मेडल इन्होंने जीता था। 1960 की बात करें, 1960 में कहां पे हुए थे? रोम में हुए थे ओलंपिक खेल। और 1960 के रोम ओलंपिक खेल में हमने सिल्वर मेडल जीता था। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं लगातार ये कितनी बार हम गोल्ड मेडल जीतते आए हैं हमारी हॉकी की टीम के द्वारा। तो बड़ी फेमस और बड़ी ही आप कह सकते हैं प्रभावशाली टीम रही है हमारी हॉकी की टीम ओलंपिक के इतिहास में। बाकी धीरे धीरे चलो बात कवर कर लेंगे। 1960 के बाद में 1964 में हमारी हॉकी की टीम ने फिर से गोल्ड मेडल जीता था। 1964। और 1964 का जो खेल था वो कहां पे हुआ था? टोक्यो में। इसमें क्या जीता? गोल्ड मेडल। तो फिर से थोड़ा सा परफॉर्मेंस में सुधार किया। 1968 में कहां पे हुए थे? मैक्सिको में। मैक्सिको। और ये जो 1968 के मैक्सिको में हुए थे इसमें हमने कौन सा मेडल जीता? हॉकी की बात हो रही है सारी की सारी। ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर 1972 में जो हमारे ओलंपिक खेल मुनिक में हुए थे, मुनिक, और वहां पे कौन सा मेडल जीता हमारी हॉकी की टीम ने? ब्रॉन्ज मेडल जीता। फिर से 2 बार ब्रॉन्ज जीतने के बाद फिर 1980 में फिर से वापसी की हमारी हॉकी की टीम ने। 1980 में मॉस्को में हुए थे। मॉस्को कहां पर है? रूस की राजधानी है। तो वहां पर फिर से हमारी हॉकी की टीम ने गोल्ड मेडल जीता। तो क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? गोल्ड मेडल। ऐसा करते करते अब हम आगे की कहानी आपको साथ साथ में बताएंगे। थोड़ा सा यहां पर आपको पता लग गया। 1980 तक मैंने आपको ये बता दिया है। चलो जी, मेजर ध्यानचंद बहुत बेहतरीन रहे हैं कप्तान, बहुत बेहतरीन रहे हैं हमारे ओलंपिक के खिलाड़ी। अब 1952 की बात कर रहे थे, जिस साल ओलंपिक खेलों का आयोजन हेलेंसिकी में हुआ, हमारी भारतीय हॉकी टीम ने गोल्ड मेडल जीता था। उसी ओलंपिक खेलों के सत्र में केडी जाधव ने रेसलिंग में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। पहला व्यक्तिगत मेडल लेकर आए थे केडी जाधव। अब चलो एक क्वेश्चन आपके सामने दिया गया है, जल्दी से बताने का प्रयास करेंगे। ओलंपिक पदक जीतने वाले भारतीय और एशियाई टेनिस खिलाड़ी कौन थे? पहला
जल्दी जल्दी बताओ, टेनिस खिलाड़ी कौन थे पहले? अगर आपने लिखा हुआ ना इसमें नाम लिएंडर पेस, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। लिएंडर पेस जो है वो किससे संबंधित हैं? तो ये हमारे टेनिस खिलाड़ी हैं। कौन से ओलंपिक खेलों में उन्होंने ये जीत हासिल करके रिकॉर्ड बनाया था? तो बात है ये 1946 की, जब ओलंपिक खेल अटलांटा में आयोजित करवाए गए थे। उसमें इन्होंने नया रिकॉर्ड बना दिया, पहले टेनिस खिलाड़ी जिन्होंने ओलंपिक मेडल जीता था कोई भी। तो फिर नाम इनका लिख देना, ठीक है ना। और वैसे अगर मैं बताऊं इनके बारे में कौन सा मेडल इन्होंने जीता था, तो इन्होंने तो ब्रोंज मेडल जीता था, ठीक है। अब चलो, यहां पर आप देख सकते हैं यही तो है लिएंडर पेस। लिएंडर पेस जो तीसरे स्थान पर खड़े हुए हैं, ब्रोंज मेडल इन्होंने जीतकर एक नया कीर्तिमान रच दिया था उस समय, क्योंकि इसमें यानी कि टेनिस में इससे पहले कोई जीत नहीं पाया था। शुरुआत इन्होंने कर दी। अब चलो एक क्वेश्चन और बता दीजिए, ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपने इसमें नाम लिखा होगा कर्णम मल्लेश्वरी, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कर्णम मल्लेश्वरी किससे संबंधित हैं? तो ये वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, हिंदी में कहें तो भारोत्तोलन से संबंधित हैं। इन्होंने पहली बार मेडल कब जीता था? 2000 में जीता था, जब ओलंपिक खेलों का आयोजन सिडनी में किया गया था, ठीक है। तो सिडनी 2000 ओलंपिक खेलों में पहली बार कोई भारतीय महिला मेडल लेकर आई थी। और ये मेडल कौन सा लेकर आई थी? चाहे बेशक ब्रोंज मेडल लेकर आई हो, लेकिन शुरुआत तो इन्होंने कर दी थी। चलो जी, ये देख सकते हैं आप कर्णम मल्लेश्वरी की फोटो, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक खेलों में ब्रोंज मेडल जीतकर ये कीर्तिमान बना दिया कि कोई महिला भी मेडल जीत सकती हैं। उसके बाद में महिलाओं की एंट्री तो पहले ही हो चुकी थी, महिलाओं की जीत भी क्या है होने लगी। और अभी चलो चलते चलो आगे, कहानी आपको पता चलती चली जाएगी। डबल ट्रैप शूटिंग में ओलंपिक पदक जीतने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी का नाम बताओ। यह भी बड़ा प्यारा सा क्वेश्चन है। अगर आपने लिखा होगा मेंस डबल ट्रैप, तो फिर नाम लिख देना है आपको राज्यवर्धन सिंह राठौड़। इन्होंने कब जीता था ये? तो आप कहेंगे 2004 में, जब ओलंपिक खेलों का आयोजन एथेंस में किया गया था, उसमें इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था, सिल्वर मेडल। डबल टैप शूटिंग में पहली बार किसी ने मेडल जीता, और वो कौन सा था? सिल्वर मेडल था। कौन थे वो व्यक्ति? राज्यवर्धन सिंह राठौड़ थे। अब चलो 2008 की बात कर लेते हैं, बीजिंग की। 2008 यानी कि बीजिंग ओलंपिक 2008, ठीक है। तो चलो जी, एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, स्वतंत्रता के बाद ओलंपिक खेलों में, स्वतंत्रता के बाद की बात हो रही है, ओलंपिक खेलों में भारत के लिए पहला व्यक्तिगत स्वर्ण पदक किसने जीता था? अगर आपने लिखा होगा अभिनव बिंद्रा, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इन्होंने ये रिकॉर्ड कहां बनाया? 2008 में, जब ओलंपिक खेलों का आयोजन चीन के बीजिंग में हुआ था, वहीं पर इन्होंने ये मेडल जीता था। और जैसे हम बात करें कौन सा मेडल इन्होंने जीता था शूटिंग में, 10 मीटर एयर राइफल में गोल्ड मेडल जीता, ठीक है, 10 मीटर। इससे पहले अगर हम देखें इतिहास को उठाएं, तो पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल कोई भी नहीं लेकर आया था स्वतंत्रता के बाद। अगर पूछा जाए तो पहला ये है। लेकिन इनका जो प्रोफेशन अगर आप कहेंगे कौन से क्षेत्र में लेकर आए थे, तो ये तो शूटिंग में लेकर आए थे। हालांकि नीरज चोपड़ा भी माने जाते हैं हमारे गोल्ड मेडलिस्ट, जिन्होंने टोक्यो में नया कीर्तिमान रचा था, लेकिन वो किससे संबंधित हैं? वो शूटिंग से संबंधित नहीं है, वो तो जेवलिन थ्रोअर हैं। तो उनके बारे में आगे बातें कवर करेंगे, चिंता मत करो। यहां पर आप देख सकते हैं यही तो हैं हमारे
गोल्ड मेडलिस्ट अभिनव बिंद्रा, इन्होंने गोल्ड मेडल जीता, ये सिल्वर मेडलिस्ट हैं और ये हैं आपके ब्रोंज मेडलिस्ट। अब आप एक क्वेश्चन बताओ, ये आपका करंट का क्वेश्चन है। करंट 2024 में किस भारतीय खिलाड़ी को अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति आईओसी द्वारा ओलंपिक ऑर्डर से सम्मानित किया गया? तो यहां पे अभिनव बिंद्रा का नाम लिख देना, क्योंकि स्वतंत्रता के बाद पहला व्यक्तिगत गोल्ड मेडल जीतने वाले अगर कोई हैं तो फिर नाम किसका आएगा? अभिनव बिंद्रा का आएगा। दूसरे नंबर के गोल्ड मेडलिस्ट कौन है? तो नाम आता है नीरज चोपड़ा का। ठीक है ना। चलिए जी, एक क्वेश्चन जो आपसे पूछा जा सकता है, भारतीय पेशेवर मुक्केबाज विजेंद्र सिंह ने रिक्त स्थान ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। विजेंद्र सिंह, तो यहां पर आपको लिख देना है 2008, और 2008 में कहां पे हुए थे? बीजिंग में हुए थे। बीजिंग ओलंपिक की बात हो रही है, ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए। चलो जी, विजेंद्र सिंह की आप फोटो भी देख सकते हैं, जो कि मेनली कहां से बिलोंग करते हैं? ये बॉक्सिंग के खिलाड़ी हैं और मेनली ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं, हरियाणा। ठीक है। कौन से वेट कैटेगरी में इन्होंने ये रिकॉर्ड बनाया था? तो 66 किलोग्राम इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। ठीक है ना। चलो जी, अब आप एक क्वेश्चन बताओ। अगर मैं थोड़ा सा, चलो बीजिंग के बारे में अगर बता भी दूं, बीजिंग की बात हो रही थी, 2008 के बारे में हमने बातें कवर की हैं। इनमें कौन कौन से मेडल लेकर आए थे? 2008 में हमारे पास 3 मेडल आए टोटल। इससे आपको थोड़ा सा क्लैरिफाई हो जाएगा ना। 3 मेडल कौन कौन से आए? एक मेडल अभिनव बिंद्रा ने जीता, जो कि गोल्ड मेडल था। एक मेडल विजेंद्र सिंह ने जीता, जो कि ब्रॉन्ज मेडल था। और एक इसमें सुशील कुमार ने जीता था। ठीक है, 3 लिखने की आवश्यकता नहीं है, आपको पता लग गया। सुशील कुमार ने शुरुआत कर दी थी इसमें। सुशील कुमार ने शुरुआत करने के बाद एक और धमाका किया, वो भी आपसे पूछेंगे। लंदन ओलंपिक की कहानी शुरू हो गई है। एक क्वेश्चन आपसे अगर पूछा जाए, ओलंपिक खेलों के इतिहास में व्यक्तिगत स्पर्धा में 2 बार पदक जीतने वाले पहले खिलाड़ी कौन बने? यह बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। 2 बार, इसमें यह नहीं कहा गया है कि एक ही सत्र में 2 मेडल जीतने वाले, उन्होंने कहा है कि ओलंपिक खेलों की बात हो रही है, लेकिन 2 मेडल जीते हों। सबसे पहले कौन थे? तो नाम आता है सुशील कुमार का। सुशील कुमार ने अपने जीवन में 2 बार ये कारनामा किया था। ठीक है, एक तो बीजिंग ओलंपिक में और एक लंदन ओलंपिक में। ये रहे सुशील कुमार, जो कि मेनली हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अगर इनके बारे में थोड़ा सा पूछा जाए कि इन्होंने कब कब वो कारनामा किया था, तो इन्होंने 2008 के बीजिंग ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और उसके बाद में अगर देखा जाए 2008 और 2012 जो लंदन में हुए थे, उसमें इन्होंने रजत पदक जीता था। तो 2008 और 2012 आपको लिख देना है। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? हरियाणा से बिलोंग करते हैं सुशील कुमार भी। 2012 लंदन ओलंपिक के कांस्य पदक विजेता योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? इसके बारे में भी आप बता दीजिएगा। योगेश्वर दत्त किस खेल से संबंधित हैं? जल्दी जल्दी बताओ। अगर इसमें आपने लिखा होगा ना रेसलिंग, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। कुश्ती से संबंधित हैं ये। और इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? ब्रॉन्ज मेडल जीता। कौन सी वेट कैटेगरी में? 60 किलोग्राम वेट कैटेगरी में इन्होंने 2012 लंदन ओलंपिक में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। यहां पर आप चेहरा देख पा रहे होंगे योगेश्वर दत्त का। लंदन ओलंपिक की फोटोज हैं ये। अब चलो एक क्वेश्चन आपसे ये भी पूछा जा सकता है, गगन नारंग निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़े प्रतिष्ठित खिलाड़ी हैं? ये सारे के सारे जो क्वेश्चन मैंने डाले हैं ना, इसमें लगभग पूछे गए क्वेश्चन हैं एग्जाम में। इसमें कौन सा ठीक रहेगा? जल्दी जल्दी से बताओ। गगन नारंग, इन्होंने भी क्या किया था? लंदन ओलंपिक में बखूबी अच्छा प्रदर्शन किया। ये भी मेडल लेकर आए थे 2012 में।
किससे संबंधित हैं? तो ये शूटिंग से संबंधित हैं, यानी कि निशानेबाज हैं हमारे भारत के। इन्होंने 10 मीटर्स राइफल में कौन सा मेडल जीता था? उस समय ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने, ब्रोंज मेडल। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट बखूबी? चलिए जी, यहां पर आप फोटो भी देख सकते हैं गगन नारंग की, ये आपको दिखाई दे रहे हैं गगन नारंग, जो कि कौन सा मेडल जीत कर आए थे? ब्रोंज मेडल जीत कर आए थे। तीसरे नंबर पे खड़े हुए आपको दिखाई दे रहे हैं। चलो जी, एक क्वेश्चन और बता दीजिए। 2012 में लंदन ओलंपिक में साइना नेहवाल ने रिक्त स्थान मेडल जीता था। साइना नेहवाल ने लंदन ओलंपिक में कौन सा मेडल जीता? अगर आपने लिखा होगा ना ब्रोंज मेडल यानी कि कांस्य पदक, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। साइना नेहवाल कौन से खेल से संबंधित हैं? हमारे भारत की प्रसिद्ध बैडमिंटन की खिलाड़ी हैं ये, ठीक है। वुमेन्स सिंगल में इन्होंने ये कारनामा किया था। यहां पर ये फोटो देख सकते हैं साइना नेहवाल की। चलो जी, एक क्वेश्चन और बता दीजिए, मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? मैरी कॉम का संबंध किस खेल से है? अगर आपने इसमें लिखा होगा बॉक्सिंग, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है, मुक्केबाजी से संबंधित हैं। मैरी कॉम ने भी 2012 के लंदन ओलंपिक में मेडल जीता था, और कौन सा मेडल इन्होंने जीता था उस समय? ब्रोंज मेडल जीता था। तो आप यहां पर नोट कर सकते हैं अपनी नोटबुक में, ये चेहरा देख लीजिए आप मैरी कॉम का, जिन्होंने 2012 के लंदन ओलंपिक में ब्रोंज मेडल जीता था। अब चलो, एक क्वेश्चन ये भी आपसे पूछा जा सकता है, विश्व प्रसिद्ध भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी विजय कुमार शर्मा किस राज्य से हैं? अगर आपने लिखा होगा ना इसमें, सॉरी, ये उत्तराखंड से हैं, ठीक है। विजय कुमार शर्मा की जैसे हम बात करें, विजय कुमार शर्मा ये कौन से खेल से संबंधित हैं? इन्होंने भी निशानेबाज खिलाड़ी हैं। 2012 के लंदन ओलंपिक में इन्होंने क्या जीता था? सिल्वर मेडल जीता, सिल्वर मेडल। तो ये अच्छे खिलाड़ी हैं हमारे भारत के। यहां पर आप देख सकते हैं दूसरे नंबर पे खड़े हुए दिखाई दे रहे होंगे आपको सिल्वर मेडलिस्ट लंदन ओलंपिक के शूटर हमारे भारत के विजय कुमार। चलो जी, अब हम थोड़ी सी बातें कवर करेंगे रियो ओलंपिक के बारे में, जो कि 2016 की बात है। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, साक्षी मलिक के बारे में आपने जाना होगा। पहले थोड़ा मैं आपको बता देता हूं, रियो ओलंपिक में 2 मेडल हमारे आए थे, 2 मेडल। कौन कौन से आए थे वो हम आगे बात करेंगे। चलो, साक्षी मलिक ने जीता था 1 मेडल। तो साक्षी मलिक कौन सी वेट कैटेगरी में थी? अगर आपने लिखा होगा ना 58 किलोग्राम, तो आपने अच्छा जवाब दिया है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इन्होंने कौन सा मेडल जीता था? तो इन्होंने ब्रोंज मेडल जीता था। एक क्वेश्चन आपसे और पूछा जा सकता है, ये पहले फोटो देख लीजिए आप, रियो ओलंपिक में ब्रोंज मेडलिस्ट साक्षी मलिक की। अब चलो, एक आप क्वेश्चन और बताओ, भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने ओलंपिक खेलों में क्रमशः रिक्त स्थान में रजत पदक और कांस्य पदक जीते। जल्दी जल्दी से बताओ। पीवी सिंधु, अगर आपने लिखा होगा 2016 और 2020, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। इन्होंने अपने जीवन में 2 मेडल जीते हैं ओलंपिक खेलों के, एक 2020 में। 2016 का जो था वो कहां पे आयोजित किया गया था? तो अभी मैंने बताया आपको, रियो। एक सेकंड रुकना, टाइपिंग मिस्टेक। 2016 के कहां पे हुए थे? रियो में आयोजित किए गए। और 2020 के कहां पे आयोजित किए गए थे? टोक्यो में। क्लियर हुआ? दोनों में इन्होंने अलग अलग मेडल जीते थे। पीवी सिंधु की बात करें तो हमारे भारत की बेहतरीन ये कौन सी खिलाड़ी हैं? बैडमिंटन खिलाड़ी हैं। इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था रियो में, और टोक्यो में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ये फोटो आप देख सकते हैं यहाँ पे।
अब थोड़ी सी बात करेंगे टोक्यो ओलंपिक की और फिर पेरिस की बात करेंगे। चलो जी, निम्नलिखित में से किसने टोक्यो ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता था? ये आपके लिए क्वेश्चन पूछा जाए तो आप क्या लिखेंगे? इसमें अगर आपने लिखा है ना मीराबाई चानू, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। टोक्यो ओलंपिक में पहला मेडल लेकर आई थी, कौन से खेल से संबंधित है मीराबाई चानू? तो यहां पे आपको पता लग गया होगा, वेट लिफ्टिंग से संबंधित हैं, भारोत्तोलन, है ना। और कौन सी वेट कैटेगरी? वुमेन्स वेल्टर वेट में इन्होंने ये 49 केजी 49 केजी में इन्होंने ये मेडल जीता था। और कौन सा मेडल था? वो सिल्वर मेडल था मैरी कॉम का। सॉरी मैरी कॉम का नहीं, मीराबाई चानू का, क्योंकि ये जो चेहरा है मुझे मीराबाई चानू का और मैरी कॉम का एक जैसा लगता है। मैरी कॉम 2012 के लंदन ओलंपिक में थी, और वहीं जब हम बात करें मीराबाई चानू जिन्होंने 2020 के टोक्यो ओलंपिक में सिल्वर मेडल जीता। क्लियर है ना? चलो जी, बहुत बढ़िया। एक क्वेश्चन और बता दीजिए आप, लवलीना बोरगोहेन ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में भारत के लिए कांस्य पदक जीता। ओलंपिक में उन्होंने किस खेल का प्रतिनिधित्व किया? यह बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, जल्दी से बताओ। लवलीना बोरगोहेन टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने भी नाम कमाया था। और अगर आपने लिखा होगा ना इसमें बॉक्सिंग, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। डी ऑप्शन जो है वो आपका बिल्कुल ठीक रहेगा। वेल्टर वेट में इन्होंने ब्रॉन्ज मेडल जीता था। ठीक है, चलो अब बताओ, रवि कुमार दहिया ने टोक्यो ओलंपिक 2020 में निम्नलिखित भार वर्गों में रजत पदक जीता था। ये सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं पहले। इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में जीता था। ठीक है, कुश्ती में कौन सा मेडल जीता? इन्होंने रजत पदक जीता, यानी कि सिल्वर मेडल इंग्लिश में कहें तो। अब चलो एक क्वेश्चन और बताएंगे आप। अब पेरिस ओलंपिक पे आ जाते हैं। टोक्यो ओलंपिक के बारे में हमारी बातें पूरी हुई। अब कुछ बातें बची है। जैसे आपको पता है टोक्यो ओलंपिक में नीरज चोपड़ा ने मेडल जीता था, उनकी हमने बात नहीं की है, तो अब बात करेंगे। तो चलो बताओ, निम्नलिखित में से किसने पेरिस ओलंपिक में भारत के लिए पहला पदक जीता? आपने अगर लिखा होगा मनु भाकर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। मनु भाकर ने शुरुआत की थी मेडल जीतकर। इन्होंने कौन सा मेडल जीता? तो आप कहेंगे इन्होंने तो कांस्य पदक जीता था, सबसे पहला मेडल पेरिस ओलंपिक का। ये हैं मनु भाकर। इनके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि हरियाणा की मनु भाकर किस खेल से संबंधित हैं, तो फिर आपको लिख देना है शूटिंग से संबंधित हैं ये। ठीक है ना, एक महिला निशानेबाज खिलाड़ी जिन्होंने पेरिस ओलंपिक में अपना पहला मेडल जीतकर खाता खोला हमारे भारत का। भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी मनु भाकर हरियाणा राज्य के किस जिले से संबंधित हैं? जल्दी बताओ। अगर आपने लिखा होगा झज्जर जिला, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। एक गांव शायद आपने नाम सुना होगा, गोरिया, है ना, तो वहां से बिलोंग करती हैं मनु भाकर। इन्होंने शुरुआत की ब्रॉन्ज मेडल से, इन्होंने 2 मेडल जीते। और इन्होंने जब दूसरी बार मेडल जीता, पहली बार इन्होंने जीता था सिंगल में, दूसरी बार इन्होंने मिश्रित कैटेगरी में जीता था। ये इनका दूसरा मेडल है। ठीक है, और दूसरा मेडल इन्होंने किसके साथ मिलकर जीता? ये साथ में आपको दिखाई दे रहे होंगे, सरबजोत सिंह। ये भी हरियाणा से हैं, ये भी हरियाणा से हैं, और मनु भाकर भी हरियाणा से हैं। ठीक है, चलो, भारतीय निशानेबाज खिलाड़ी शरबजोत सिंह हरियाणा राज्य के किस जिले से हैं? यह भी बड़ा प्रश्न है, आपसे पूछा जाए तो फिर आप क्या लिखेंगे? अंबाला। अंबाला जिले के कौन से गांव से बिलोंग करते हैं? तो एक गांव पड़ता है धीन, धीन गांव से बिलोंग करते हैं सरबजोत सिंह। एक चेहरा आपने ये भी देखा होगा, इनका नाम क्या है? स्वप्निल कुशाले, जिन्होंने शूटिंग में तीसरा मेडल जीता हमारे पेरिस ओलंपिक का। पेरिस ओलंपिक में हमारे पहले 3 मेडल शूटिंग के ही थे। पहला मनु भाकर ने जीता, दूसरा मनु भाकर और सरबजोत सिंह ने मिलकर जीता, तीसरा मेडल स्वप्निल कुशाले ने जीता। कहां से बिलोंग करते हैं ये?
अगर आपने लिखा होगा महाराष्ट्र तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। ये हॉकी की टीम के बारे में भी आपने पता किया। हॉकी की टीम ने भी हमारी बेहतरीन प्रदर्शन किया और पेरिस ओलंपिक में कौन सा मेडल जीत कर आई, कांस्य पदक जीता इन्होंने। अब चलो, पेरिस ओलंपिक में भारतीय पुरुष हॉकी टीम का नेतृत्व कौन कर रहे थे, ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाए तो फिर क्या जवाब देंगे आप? हरमनप्रीत सिंह आपको लिख देना है पेरिस ओलंपिक में। लेकिन जब हम टोक्यो ओलंपिक की बात करें, जो कि 2020 की बात है, हालांकि कुछ समय बाद हुए थे, अगले साल हुए वो, कोरोना चल रहा था, तो टोक्यो ओलंपिक में नेतृत्व कौन कर रहे थे हॉकी टीम का? तो फिर किसका नाम आता है? मनप्रीत सिंह का नाम आता है। जयपाल मुंडा, जो सबसे पहली हम बात करें ना, जब हमारी टीम ने खेलना शुरू किया था ओलंपिक खेलों में, तो सबसे पहले नेतृत्व किया था हॉकी टीम का ओलंपिक खेलों में जयपाल सिंह मुंडा ने। उसके बाद में मेजर ध्यानचंद की हम बात करते हैं, जिन्होंने एक नया कीर्तिमान रचा। ये चेहरा भी आपने देखा होगा, बहुत वायरल हुई इनके बारे में न्यूज, जिन्होंने किसी से ना हारने वाली खिलाड़ी को हराया। इनका नाम क्या है? विनेश फोगाट। भारतीय महिला पहलवान विनेश फोगाट हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? अगर आपने इसमें लिखा होगा झज्जर, तो आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। वहां पे गांव पड़ता है बलाली, तो बलाली गांव से संबंधित हैं ये फोगाट बहनें, जिन पर एक मूवी बन चुकी है, दंगल नाम की मूवी, जिसमें आमिर खान ने इनके पिता की भूमिका निभाई थी, है ना। चलो जी, अब ये भी आपने चेहरा देखा पेरिस ओलंपिक में, अमन सहरावत इनका नाम है। अमन सहरावत, इन्होंने कौन सा मेडल जीता? ब्रोंज मेडल जीता इन्होंने। तो आप ये बताइएगा, पेरिस ओलंपिक कांस्य पदक विजेता अमन सहरावत हरियाणा के किस जिले से संबंधित हैं? अमन सहरावत कहां से हैं? जल्दी जल्दी बताओ। अगर आपने लिखा होगा झज्जर, तो भी आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। अमन सहरावत झज्जर जिले के बिरहार गांव के रहने वाले हैं। चलो, ये चेहरा भी आपने देखा होगा, हालांकि ये मेडल जीत नहीं पाए, लेकिन इन्होंने एक नया रिकॉर्ड बना दिया और काफी वायरल हुई थी इनकी जो वीडियो क्लिप थी, वो किस प्रकार से इन्होंने ये खेल खेला। तो चलो, आप इनके बारे में बताइएगा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन किस राज्य से संबंधित हैं? लक्ष्य सेन किस राज्य से हैं? अगर आपने इसमें लिखा होगा उत्तराखंड, तो फिर आपने बखूबी अच्छा जवाब दिया है। बहुत बढ़िया, अति उत्तम। ये चेहरा आपने टोक्यो ओलंपिक में भी देखा था और पेरिस ओलंपिक में भी इनसे काफी उम्मीदें थी, लेकिन भरपूर इन्होंने प्रयास किया। टोक्यो ओलंपिक में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता था और गोल्ड मेडल जीतने वाले दूसरे व्यक्तिगत खिलाड़ी बने थे नीरज चोपड़ा। अब पेरिस ओलंपिक में इन्होंने सिल्वर मेडल जीता। गोल्ड मेडल किसने जीता? नदीम, जो कि पाकिस्तान के हैं। सिल्वर, इनके हिस्से में सिल्वर आया, ठीक है। चलो जी, अब अगर आपसे पूछा जाए भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा हरियाणा के किस गांव से हैं, तो फिर क्या लिखेंगे आप? खंडरा। ये जो खंडरा गांव है, ये कहां पर है? पानीपत जिले में। धीन गांव अंबाला में पड़ता है, वहां से कौन है? सरबजोत सिंह, जो कि हमारे शूटर हैं, जिन्होंने कांस्य पदक जीता था मनु भाकर के साथ मिलकर। गोरिया गांव, मैंने अभी आपको बताया मनु भाकर के बारे में, जो कि झज्जर में है। भगाना, जो कि हिसार के पास में पड़ता है, एक गांव है। यहां से एक एथलीट गई हुई थी अंतिल, लेकिन उनको बाहर निकाल दिया गया कुछ गलतियों की वजह से। तो यहां पर ये आपने फोटो देखी होगी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे, भाला फेंक प्रतियोगिता में इन्होंने जीता था गोल्ड मेडल, जो कि पाकिस्तान से हैं अशरद नदीम।
बड़े गरीब परिवार से आते हैं, वो भी फोटोज सोशल मीडिया पे बड़ी वायरल हो रही थी। और नीरज चोपड़ा जो हैं ये दूसरे नंबर पे खड़े हैं, इनको सिल्वर मेडल से ही संतोष करना पड़ा, है ना। भविष्य के लिए शुभकामनाएं, भविष्य में और बेहतरीन प्रदर्शन करें सभी खिलाड़ी। अब एक प्रश्न ये भी पूछा जाए, ओलंपिक खेलों के इतिहास में एक ही सत्र में 2 पदक जीतने वाले एकमात्र खिलाड़ी कौन है? तो फिर नाम क्या आएगा? मनु भाकर का नाम आएगा। मनु भाकर ने 2024 के पेरिस ओलंपिक में 2 मेडल जीते हैं। 2 मेडल। पहला मेडल इन्होंने सिंगल जीता, दूसरा मेडल इन्होंने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर जीता, ठीक है। और दोनों मेडल कौन से जीते हैं इन्होंने? ब्रॉन्ज मेडल। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। जब हम बाकियों की बात करें, जैसे हम बात करें सुशील कुमार के बारे में, सुशील कुमार के पास भी रिकॉर्ड है कि उन्होंने अपने जीवन में 2 बार ओलंपिक मेडल जीत रखे हैं। और वो जो ओलंपिक मेडल है उन्होंने 2 बार जीते हैं। कब कब जीते? एक तो उन्होंने 2008 में जीता था, उसके बाद 2012 में उन्होंने मेडल जीता। नीरज चोपड़ा की बात करें तो नीरज चोपड़ा ने भी 2020 टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीता और 2024 में सिल्वर मेडल जीता। पीवी सिंधु के बारे में भी आपको मैंने बताया थोड़ी देर पहले कि पीवी सिंधु ने रियो ओलंपिक में, जो कि 2016 में हुए, उसमें भी मेडल जीता और 2020 टोक्यो ओलंपिक में भी मेडल जीता। लेकिन एक ही सत्र में यानी कि सिंगल एडिशन में 2 मेडल किसी ने जीते हैं, तो वो एक ही नाम है अभी तक, वो है मनु भाकर। क्लियर हुआ आपको ये पॉइंट? चलिए, बहुत बढ़िया। पेरिस ओलंपिक में आपका पसंदीदा एथलीट कौन था, इसका भी आप कमेंट में जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो थोड़ी सी मैं जानकारी आपको दे देता हूं। पेरिस ओलंपिक ये कौन सा संस्करण हो गया है आपका? 33वां हो गया। 34वां कहां पर होगा, इसके बारे में अगर मैं बताऊं तो लॉस एंजलिस में होगा। लॉस एंजलिस। उसके बाद अगर देखा जाए 35वां संस्करण कहां पे आयोजित किया जाएगा? ब्रिस्बेन में। और ये जो ब्रिस्बेन है कहां पर पड़ेगा? ऑस्ट्रेलिया में है ये। 36वां संस्करण जो है वो कहां पर होगा? इसके लिए कंपटीशन जारी है, भारत दौड़ में है। भारत दौड़ में है कि इसकी मेजबानी करे। बाकी और भी देश हैं, सऊदी अरेबिया, कतर और तुर्की, वो भी चाहते हैं कि वो 2036 के ओलंपिक खेलों की मेजबानी करें, ठीक है। तो ये तो यूएसए हो गया और ये हो गया आपका ऑस्ट्रेलिया। तो 33वां पेरिस का था ही, वो तो मैंने आपको बता ही दिया। क्लियर हो गया आपको ये पॉइंट? बहुत बढ़िया, अति उत्तम। आज के लिए इतना ही हम रखेंगे। आपका ओलंपिक खेलों से संबंधित कोई भी क्वेश्चन नहीं रुकेगा। अगर आपने ये कक्षा ध्यान से सुनी है और आपने नोट्स बना लिए हैं तो एक सिंगल क्वेश्चन भी आपका गलत नहीं होगा। तो अगर आपको कक्षा पसंद आई है तो लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर भी कर दीजिए। अगर आपने अभी तक इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन बटन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि समय से पहले आपको इस कक्षा की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप सभी का धन्यवाद बने रहने के लिए। आप सभी हमसे अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से आप हमें डायरेक्ट फॉलो कर सकते हैं। बने रहने के लिए आप सभी का धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बने रहिए हमारे साथ एड्यूरोही ऑफिशियल के साथ।